सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैंने कहा ये ब्रेन था, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाहर 3 लेयर वाल होता है। 3 लेयर वाल मतलब पैड, सबसे इनर वाला पायामेटर होता है, सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरा मैटर, और इसके बीच वाला मिडल वाला होता है एराकिनॉइड मैटर। पायामेटर और एराकिनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होती है, उसको हम सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं, और उस स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ड्रग्स को हम नीडल के थ्रू इसमें इंजेक्ट करते हैं, और उस ड्रग को हम इसमें जब इंजेक्ट करते हैं तो सीएसएफ के साथ में क्या अपना इफेक्ट शो करता है। और ये नीडल कहां पे इंजेक्ट करते हैं, या तो L3 और L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में। सर L1 एंड L2 के बीच में क्यों नहीं करते? क्यों? आप सुनना यहाँ पे इंट्राथीकल रूट, इंट्रा मतलब विद इन, थीकल मतलब एक स्पेस, ठीक है। क्या कहते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा रूट, एक स्पेशल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें हम ड्रग्स को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं? डायरेक्टली इनटू द सब एराकिनॉइड स्पेस, SAS मतलब सब एराकिनॉइड स्पेस, सो दैट इट मिक्सेस विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या होता है, पहले देखना, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, वी वांट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हमने डायरेक्ट इफेक्ट चाहिए होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, तब यूज़ करते हैं। या फिर कुछ ड्रग्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, है ना, जैसे कुछ ड्रग्स, या फिर मतलब कुछ मतलब जो नॉर्मल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ऑरल रूट हो गया, जैसे हमारे पास इंट्रावीनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उसमें क्या होता है, ड्रग जो है वो पास नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर को, या फिर वो CNS तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वहाँ पे हम एक अल्टरनेटिव, एक स्पेशल रूट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंट्राथीकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, ड्रग्स को CSF में देते हैं, ठीक है ना, CSF में देते हैं, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डालते हैं, वहाँ पे CSF के साथ मिलकर वो अपना इफेक्ट शो करता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, बाद में वहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास ये ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल है। देखना, ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कवर करती हैं 3 लेयर वॉल, ठीक है। 3 लेयर वॉल इसको कवर करता है, पहला, दूसरा, इतना मतलब ब्रॉड नहीं होता है, बड़ा नहीं होता, मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तीसरा, ठीक है। 3 लेयर वाल, इसको आप PAD से याद रखोगे, PAD पैड से याद रखोगे, इनर टू आउटर। जब हम ऐसे जाते हैं, ये P है, ये A है, ये D है। अब सर ये P क्या होता है? P का मतलब होता है पायामेटर, 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 ठीक है। और A का मतलब होता है एराकिनॉइड मैटर, एराकिनॉइड मैटर। और D का मतलब होता है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। अब देखना, ये जो पायामीटर और एराकिनॉइड मैटर है, देखो पायामीटर जो है ये क्लोज रिलेटेड है, या फिर क्लोज कांटेक्ट विद किसके साथ है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके साथ है, ठीक है। और इसके बाहर जो है हमारा क्या होता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब इसको कवर किया हुआ है ना, मतलब इसके बाहर होता है, ये कर्व्ड सरफेस होता है ना, कर्व्ड सरफेस, मतलब कि अगर मैं ऐसे दिखाऊं, साइड व्यू से देखूं, तो इसके बाहर आएगा, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे आपको समझ आएगा अच्छे से। देखना, ये पायामीटर है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जस्ट इसके बाद होती है पायामीटर, देन उसके बाद एराकिनॉइड मैटर, देन उसके बाद ड्यूरा मैटर। अब ये जो पायामीटर और एराकिनॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब एराकिनॉइड स्पेस। और इसी सब एराकिनॉइड स्पेस में क्या होता है, हमारा ये जो फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम CSF बोलते हैं, ठीक है। अब हम इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ जब करते हैं, तो वो इसी स्पेस में जो है डायरेक्टली नीडल को हम इंजेक्ट करते हैं, नीडल को हम इसी नीडल के थ्रू हम ड्रग को क्या करते हैं, इसी स्पेस में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो CSF के साथ मिक्स होकर अपना इफेक्ट शो करता है। अब ये नीडल कहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं, जो L3 एंड L4 मतलब थर्ड लंबर वर्टिब्रे और फोर्थ लंबर वर्टिब्रे होता है, उसके बीच में, मतलब से फॉर एग्जांपल ये थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रे है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है फॉर एग्जांपल, और इसके बीच में स्पेस है, तो इसी के थ्रू हम नीडल को इंजेक्ट करते हैं और इस स्पेस में लेके वहाँ पे इसको अनलोड करते हैं हमारे ड्रग्स को, ठीक है। तो ये L3, ये L4, उसके बाद ये L5, ठीक है। और या फिर यहाँ पे L3 L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में, फोर्थ लंबर वर्टिब्रे या फिर फोर्थ लंबर वर्टिब्रे और फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे, ये फोर्थ लंबर वर्टिब्रे, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे, इसके बीच में इंजेक्ट करेंगे ड्रग्स, ठीक है। ये स्पेस है यहाँ पे, इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं हमारे ड्रग्स को। ये हो गया फोर्थ लंबर वर्टिब्रे, फिफ्थ लंबर वर्टिब्रे, या तो 3 और 4 में के बीच में, या फिर 4 और 5 के बीच में। अब क्वेश्चन आता है, सर L1 और L2 के बीच में क्यों नहीं कर सकते? इसमें रीज़न है क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इस पोजीशन तक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसके बाद इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसके बाद प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम L1 एंड L2 के बीच में हम ये इस नीडल को इंजेक्ट नहीं करते। यहाँ पे आप सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैंने कहा ये ब्रेन था, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाहर 3 लेयर्ड वाल होता है, 3 लेयर्ड वाल मतलब पैड, सबसे इनर वाला
पायामीटर होता है सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरामीटर, और इसके बीच वाला मिडल वाला होता है एराकिनॉइड मैटर। पायामीटर और एराकिनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होती है, उसको हम सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं, और उस स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ड्रग्स को हम नीडल के थ्रू इसमें इंजेक्ट करते हैं, और उस ड्रग को हम इसमें जब इंजेक्ट करते हैं उस के साथ में क्या अपना इफेक्ट शो करता है। और ये नीडल कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, या तो L3 और L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में। सर L1 एंड L2 के बीच में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी जो है होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं L1 एंड L2 में, इसीलिए हम इसमें इंजेक्ट इस लंबर वर्टिब्रे के बीच में इन L1 एंड L2 के बीच में जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब P का पैरामीटर, एराकिनॉइड मैटर, ड्यूरामीटर मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये वर्टिब्रल कॉलम है, बस यहाँ पे इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। देन उसके बाद जो मैंने कहा यहाँ तक मैंने बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ बताई है, लेकिन लिखा है अच्छे से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो उसको थ्री लेयर से वो प्रोटेक्ट किया होता है ना, एज बाय नेचर। ड्यूरामीटर, एराकिनॉइड मैटर, पायामीटर। ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट होता है, एराकिनॉइड मैटर मिडल वाला होता है, पायामीटर जो है वो इनर मोस्ट होता है। ठीक है, आप देखना ये ब्रेन है, ठीक है, ब्री मतलब ब्रेन, और ये जो है स्पाइन, ये एस है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब सबसे पहली लेयर कौन सी है? पायामीटर। देन उसके बाद जो स्पेस होती है बिटवीन पायामीटर एराकिनॉइड मैटर, उसको हम सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं, और उस स्पेस में फ्लूइड होता है, उसको हम CSF बोलते हैं। उसके बाद एराकिनॉइड मैटर होता है, देन उसके बाद ड्यूरामीटर होता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिखा है? यूजुअली जो है ये जो नीडल होती है, नीडल को हम कहाँ पे जो है यूज़ करते हैं? L3 L4 के बीच में, या फिर L4 और L5 के बीच में। बिकॉज क्या होता है, सब एराकिनॉइड स्पेस, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, SC मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 एंड L2 के बीच में जो है वो खत्म हो जाता है, और L2 के बाद होता ही नहीं है स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज सेफर टू अवॉइड डायरेक्ट कॉर्ड इंजरी। जब हम L3 और L4 या फिर L4 और L5 के बीच में इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पे कॉर्ड को इंजरी होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन लंबर वर्टिब्रे के बीच में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ इंट्राथीकल रूट। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है? इसमें डायरेक्ट डिलीवरी होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। सबसे पहला क्या है? डायरेक्ट डिलीवरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नॉर्मली अगर हम कोई भी ड्रग IV या फिर ऑरल रूट के थ्रू देते हैं, तो उससे पहले ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन से होकर ब्रेन तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर एक जो है बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। लेकिन इंट्राथीकल रूट में क्या होता है, हम डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्शन को देते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सराउंड करता है। मतलब ड्रग जो है वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाती है बिना किसी बैरियर के। इसी वजह से ये रूट जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। देन उसके बाद दूसरा एडवांटेज है स्मॉलर डोज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच रही है, इसीलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत कम ड्रग जाती है। मतलब हमें सेम इफेक्ट के लिए नॉर्मल IV या फिर ऑरल डोज से बहुत ही छोटी डोज देनी पड़ती है, और ये एक बड़ी एडवांटेज होती है, क्योंकि छोटी डोज देने से क्या होता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, और टॉक्सिसिटी का रिस्क भी जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद बाईपासेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, ब्लड ब्रेन बैरियर एक नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है, लेकिन ये बैरियर जो है ड्रग्स को भी इजीली पास नहीं होने देता। तो इंट्राथीकल रूट का फायदा ये है कि ड्रग को इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम ड्रग को डायरेक्टली जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दे रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद रैपिड एंड इफेक्टिव एक्शन, क्योंकि ड्रग सीधा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है, इसका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देनी है सर्जरी के लिए, तो इंट्राथीकल इंजेक्शन से विद इन मिनट्स ही जो है वो पेशेंट की जो लोअर बॉडी का जो सेंसेशन है वो बंद हो जाता है। और यही रैपिड एक्शन इस रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि इसका जो है फास्ट और रैपिड एक्शन होता है। स्पेशली जब हम इमरजेंसी और ऑपरेटिव सेटिंग्स की बात करते हैं, वहाँ पर इस रूट का जो है मैक्सिमली जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला क्या है, मतलब कि इसके क्या नुकसान है? इन्वेजिव होता है एंड इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट। ठीक है, ये रूट जो है इन्वेजिव है, मतलब नीडल डायरेक्टली स्पाइनल कैनाल में लगाना पड़ता है। ये काम कौन कर सकता है? ट्रेनर डॉक्टर ही कर सकता है, बट नर्सिंग स्टाफ या फिर अनट्रेनड पर्सन के लिए इसका रिस्क ऑफ इंजरी जो है वो बहुत हाई होता है। मतलब इस रूट को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है नॉट सूटेबल फॉर रूटीन यूज़। आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर हर एक पेशेंट जो है उसको नॉर्मल पेन रिलीफ या फिर एंटीबायोटिक इंट्राथीकल से देना हो, तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर जो है बहुत कम्प्लेक्स होता है, और रिस्क भी जो है इसमें स्पाइनल कॉर्ड को रिस्क, इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा इसीलिए होता है। इसीलिए क्या होता है, इंट्राथीकल रूट जो है वो सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में यूज़ होता है, रूटीन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। देन उसके बाद इट इज़ हैविंग द शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब इस रूट से दिए गए ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होता। ज़्यादा देर तक हम नहीं कह सकते कि ड्रग काम कर रहा है या इफेक्ट हो रहा है। स्पेशली सिंगल बोलस की अगर मैं बात करता हूँ, सिंगल बोलस इंजेक्शन जब हम देते हैं, तो वहाँ पे जो है इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब एक बार देने के बाद ड्रग जो वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है, और रिपीट डोज की जो है इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है,
देन उसके बाद पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब कि इंट्राथिकल इंजेक्शन लेने में पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है स्पाइनल कैनाल में इंजेक्शन जो है वो देना होता है, जो पेनफुल और स्कैरी लग सकता है पेशेंट्स को। देन उसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्या इन्फेक्शन के रिस्क भी हो सकते हैं। जब भी हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, एसेप्टिक टेक्निक ना किया जाए तो मेनिंजाइटिस, मतलब कि मेनिंजीज जो ब्रेन कवरिंग्स होती है उनका इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, जो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। देन उसके बाद रिस्क ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर नीडल जो है वो रॉन्ग साइड पर चली गई या गलत टेक्निक का यूज़ किया गया तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होगा, इसमें परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए प्रोसीजर हमेशा एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही होता है। देन उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसमें होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, मतलब लीक, अगर CSF लीक हो गया उसकी वजह से पोस्ट स्पाइनल हेडेक भी होता है। देन नौशिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है ना, ड्रग की एक्शन जो है वो CNS में डायरेक्टली होने की वजह से ऐसा हो सकता है, नौशिया हो सकता है, जो है पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। देन हाइपोटेंशन भी हो सकता है, स्पेशली स्पाइनल एनेस्थीसिया में सडन ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में, उसकी वजह से हाइपोटेंशन भी होता है। देन उसके बाद न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे ये रेयरली होता है, नमनेस हो गया, टिंगलिंग या फिर पैरालिसिस, अगर प्रोसीजर जो है वो गलत हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। देन उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स जो इस रूट के थ्रू देते हैं, जैसे एनेस्थीसिया हो गया, एनेस्थीसिया ड्रग्स जैसे हमारे पास, अगर मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करूं तो वहाँ पे कौन से ड्रग्स देते हैं, बुपीवकेन हो गया, बुपीवकेन हो गया, या फिर लिग्नोकेन हो गया, तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं। देन उसके बाद ओपियोइड्स भी देते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, जैसे फेंटेनिल हो गया, ये क्या है, ये ओपियोइड्स, ये भी इसी रूट के थ्रू देते हैं। जब सीवियर पेन रिलीफ के जो होता, मतलब देना होता है पेशेंट्स को, स्पेशली कैंसर पेन में हम जो है मॉर्फिन या फिर फेंटेनिल का यूज़ करते हैं, तो वो भी उसमें भी हम इंट्राथीकल रूट ही जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें जो है क्विक एक्शन चाहिए होता है, फास्ट एक्शन चाहिए होता है। देन उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ मेनिंजाइटिस केसेस में जो है जब सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती तो वहाँ पर भी एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं वो इसी रूट के थ्रू दिए जाते हैं। देन उसके बाद कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, जैसे हमारे पास मेथोट्रेक्सेट हो गया, कौन सा, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट जैसे ड्रग्स हो गए, वो CNS मेलिग्नेंसी जो है उसमें यूज़ होते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेलिग्नेंसीज होती हैं तो वहाँ पे हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बैक्लोफिन भी हम यूज़ करते हैं, बैक्लो में सीवियर स्पास्टिसिटी के लिए, जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें सीवियर स्पास्टिसिटी होती है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी हो गया, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो वहाँ पे जो है हम इसी रूट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्राथीकल रूट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।